हाय हेलो वेलकम। मल्टी डिसिप्लिनरी केसेस की क्या क्या चीज़ें। वैसे मॉड्यूल में जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी केसेस देखते हो, कॉर्पोरेट लॉज, सिक्योरिटी लॉज, फेमा लॉज, इंसॉल्वेंसी लॉज, कंपटीशन, बिजनेस स्ट्रेटजी, इंटरप्रिटेशन, गवर्नेंस इश्यूज ये दिखते हैं। पर इतने ही चैप्टर नहीं है। एक्चुअली इस गवर्नेंस इशू में एक और पार्ट आता है प्लस लेबर लॉज। और ये 9th चैप्टर भी केस स्टडीज का है, सैम्पल केस स्टडीज जिसमें इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो ठीक है, वो भी एक तरीका है। तो दैट वे यू हैव द इंटायर बंच ऑफ लॉज टू बी स्टडी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या समझना है। जस्ट यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे लॉज उसके हिसाब से समझते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। अब इस केस में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या चीज़ें आएंगी, कैसे चलेगा, वो सारी बातें अभी डिस्कस करते हैं। पहले तो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, MDCS। डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, ठीक है। MDCS के अंदर कई सारी चीज़ें। पहले तो उसका जो पेपर पैटर्न रहता है, पहले जो उसका पेपर पैटर्न रहता है वो ऐसा रहता है कि इसके अंदर 6 क्वेश्चंस रहेंगे। 40 मार्क्स वाला पहला पेपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। जनरली जो पहला क्वेश्चन रहता है वो 40 मार्क्स का रहता है। ओके। और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशंस वो बनाते रहते हैं, कभी कभी 12-12 मार्क्स के, कभी किसी को 10 मार्क का करके ऊपर नीचे। ये इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से डिसाइड करता रहता है। ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 मार्क्स के हिसाब से रहता ही है। किसी को 12 मार्क्स का कर दिया, किसी को कम ज़्यादा ऊपर नीचे, 10 to 12 मार्क्स के हिसाब से वो क्वेश्चंस ऊपर नीचे रहते ही हैं। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट। क्लियर। अभी इसमें पूरा एरिया कैसे रहेगा, पूरा डिस्कशन का पॉइंट ऐसा रहेगा कि जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड होंगे। मैं आपको बाद में पेपर भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। सारे क्वेश्चन केस बेस्ड होंगे, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी उस केस के पर्टिकुलर, एंड आपको उस केस को साइट करते हुए आंसर लिखना है। तो सिचुएशन में यू हैव टू साइट द केस। तो साइट करते हुए उसका आंसर लिखना है। ठीक है। तो कौन सी चीज़ें क्या थी वो सब चीज़ें समझनी। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट्स का रहता ही है, तो व्हाट अबाउट बुक्स टू कैरी। बुक्स टू कैरी, क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं। वेल, MDCS के लिए पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको आपकी मॉड्यूल कैरी करनी है, प्लस अपने जो क्लास के हम लोग नोट्स बनाएंगे वो, ठीक है, वो MDCS के लिए कैरी करने हैं। अच्छा, इस चीज़ में ये बात ध्यान रखना कि आपको 100 पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें टाइप्ड है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बहुत बड़ा नोट्स वोट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। सेकेंडली, यहाँ पे यू हैव टू कैरी अदर मॉड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल्स ऑल्सो। कैरी अदर मॉड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स के बाकी के मॉड्यूल्स भी आपको कैरी करने पड़ेंगे, जैसे GRMC की मॉड्यूल भी, क्योंकि गवर्नेंस के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके साथ सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस, इसकी भी मॉड्यूल कैरी करनी पड़ेगी।
फिर उसके साथ साथ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप, ये वाली मॉड्यूल भी कैरी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड कंप्लायंस वाली, जो रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड NDCR एंड कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। तो ये कुछ मॉड्यूल्स है जो आपको कैरी करनी पड़ेगी डेफिनेटली। आज सा लगेगा सर बहुत सारी चीज़ें हैं, यस बहुत सारी चीज़ें। एंड थर्ड थिंग, ये भी क्वेश्चन काफ़ी जन पूछते हैं, सर इज देयर अ लिमिट ऑन नंबर ऑफ बुक्स? तो इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ बुक्स, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ बुक्स। तो वो क्वेरी भी सेटल कर दी, आप जितनी भी बुक्स कैरी करना चाहो कर सकते हो। ये एग्जाम के लिए स्पेशली अच्छा खासा मोटा वाला बड़ा वाला बैग लेके रखना, समथिंग लाइक अ स्काई बैग जो आप लोग ट्रैवल्स के लिए यूज करते हो, ये एग्जाम के लिए सच में ही लगेगा। ठीक है, अब इस एग्जाम के हिसाब से एक और चीज जो अपने को पता होनी चाहिए वो ऐसा है कि क्वेश्चन पेपर में कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आंसर करने, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा है। ओके, so there is no options, there is no options, or rather no options are given in question paper। कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ये भी क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो आंसर इज अटेम्प्ट, ऑल और नन, ये वाला कंसेप्ट है। अगर आपने अटेम्प्ट किया आपने अटेम्प्ट किया, अगर आपने छोड़ दिया छोड़ दिया, तो उतना मार्क्स चला गया। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ के दूसरा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक तो क्या हम अलग अलग कलर के पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू? द आंसर इज नो, ओनली वन कलर पेन, कलर पेन। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर हम लोग ऊपर वो टाइटल ब्लू से लिखेंगे, नीचे ब्लैक से लिखेंगे। इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं मना किया हुआ है, ओनली वन कलर पेन। आप सिर्फ अंडरलाइन करना है तो कर सकते हो, दैट इज यूज द सेम कलर पेन, अंडरलाइन विद द पेंसिल चलेगा, बट नो डिफरेंट कलर पेन्स। ठीक है, फिर कई बच्चों का एक और क्वेश्चन रहा है, सर क्या एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल्स भी लेके जाने हैं? लेके जाने हैं मतलब आप लेके जा सकते हो तो ज़रूर लेके जाओ, मैं ये बोलूँगा। ये नहीं बोल सकता कि आपको लेके ही जाने हैं, बिकॉज प्रोफेशनल के मॉड्यूल्स काफ़ी हद तक सफिशिएंट हो जाते हैं, बट इफ़ यू कैन कैरी तो डू कैरी, पर सारे नहीं, बताता हूँ कौन से। एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल्स, क्योंकि कुछ बच्चे लेके भी गए हैं तो उनके हिसाब से उनको ज़रूरत पड़ती है अगर वो लेके जाते हैं तो। एग्जीक्यूटिव्स के यू कैन कैरी, दैट इज कंपनी लॉ मॉड्यूल, कंपनी लॉ। सेकेंडली आप सिक्योरिटीज लॉ, ये वाली मॉड्यूल। thirdly you can carry economic and commercial law, commercial laws, ECL, EVCL। fourthly you can carry your setting up of business, जिसको भी ये था। अगर ये सब्जेक्ट था तो, and jurisprudence and general law। और कुछ स्टूडेंट्स ओल्ड कोर्स में थे तो इंडस्ट्रियल लेबर इन जनरल लॉ, तो वो भी चलेगा। तो ये सारी मॉड्यूल्स लेके जानी है, यस बॉस, इफ यू कैन कैरी। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, पर कैरी करोगे तो एक ईज होगी कि हाथ में बुक्स अवेलेबल है। कोई बैरक वगैरह खरीदनी है, कुछ बैरक नहीं लेनी है, कोई बैरक नहीं लेनी है, ये सब लेके जानी। अरे हाँ, ऊपर बाकी ये जो अपनी CRI है, इसके साथ आपकी जो IBC की बैरक है वो ज़रूर लेके जाना। IBC की बैरक लेके जाना, और बाकी तो CRI की पूरी मॉड्यूल ही लेके जा रहे हो तो भी काम हो जाएगा। वो इसलिए लेके जानी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में प्रोविजंस पूछते हैं, तो हम लोग प्रोविजंस अब अपने जो MDCS की मॉड्यूल है उसमें प्रोविजंस नहीं दिए, सिर्फ केसेस एंड केसेस एंड केसेस ही दिए हैं।
तो हम लोग इस ऐसे पॉइंट पे आके अटक जाते हैं कि सर इसका प्रोविजन क्या था। है ओपन बुक, पर आपको ये ढूंढना होगा। अभी सडनली अगर मैं आपको टेक ओवर कोड के हिसाब से आई आस्क यू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 11, तो अगर आपके हाथ में बुक होगी सीआर की तो यू कैन डायरेक्टली जंप, नहीं होगी तो यू विल गेट स्टक। या अगर मैं सेक्शन 233 की रिक्वायरमेंट्स पूछता हूँ इन कंपनी लॉ, अब मर्जर का रिक्वायरमेंट है, बुक होगी तो यू कैन जंप, इफ यू डोंट हैव द बुक यू विल गेट अफेक्टेड कि ये कहाँ पे था, क्योंकि अपने एमडीसीएस की मॉडल में नहीं है। इसलिए सीएस प्रोफेशनल्स की जितनी बुक्स बोली है वो लेके ही जानी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी एग्जीक्यूटिव इज योर चॉइस, इफ यू वांट टू टेक इट गुड, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट स्टिल फाइन। सेवेंथ थिंग टू बी नोटेड, क्या सर हम लोग उस पे वो पोस्टेट्स फ्लैप्स वगैरह लगा के रख सकते हैं एग्जाम्स के हिसाब से अपने नोट्स पे, अपनी बुक्स पे? यस यू कैन। So you can do markings by post-its और flaps जिसे बोलते is allowed। तो आप कलरफुल फ्लैप्स लगा के रख सकते हो, सेग्रीगेट करके रख सकते हो, सो दैट यू कैन जंप टू द कंक्लूजन फास्टर। ओके, अच्छा, द अदर क्वेश्चन दैट कम्स, so do we need scanners? The answer is no। यहाँ पे रिपीटेशन वाला एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया। Out of so many 5-6 attempts, not a single question has been repeated in any of these. So no need of scanners। Okay? फिर भी अगर आप पास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए स्कैनर लेना चाहते हो, आपकी चॉइस है। बाकी ये मार्केट में बहुत कम बिकता है और गाइडलाइन आंसर्स इसके अवेलेबल है, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। वेरी इजीली यू विल गेट इट। ओके, अच्छा, देन द अदर क्वेश्चन दैट हैज पॉप्ड अप, तो पेपर का जनरली स्टाइल एंड पैटर्न क्या रहता है? ठीक है, वो वापस एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 जो रहेगा उसमें ए बी सी डी और ई 40 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन 2 ये जनरल स्टाइल पैटर्न है, कभी कभी इंस्टीट्यूट चेंज भी करता है, पर ठीक है। उसमें ए बी दो क्वेश्चंस रहते हैं 12 मार्क्स के। क्वेश्चन 3 जो रहेगा उसमें भी ए बी दो क्वेश्चंस रहते हैं 12 मार्क्स के। क्वेश्चन 4 उसमें भी ए बी 12 मार्क्स। क्वेश्चन 5 उसमें ए बी 12 मार्क्स एंड क्वेश्चन 6 ए बी 12 मार्क्स। तो इस तरीके का पेपर पैटर्न रहता है। तो एज यू कैन सी, एक पेपर में आपको लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इस हिसाब से यू हैव टू राइट द पेपर। ओके, देयर विल बी 15 गुड क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। तो आपका पेपर खत्म होगा, द आंसर इज बॉस नहीं। आई एम गिविंग यू राइट हिंट एट द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। पेपर खत्म होने में टाइम लेता है, बिकॉज एक्चुअली यू आर राइटिंग टू मच, बहुत कुछ लिख रहे हो, तो पेपर विल टेक, डेफिनेटली विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो you have to be very fast and quick in decision making, quick in answer framing, quick in writing down the answers, and quick in getting the answers, because search itself exam में consumes your 5-10 minutes के हिसाब से almost like 30-35 minutes of your paper। okay, clear, fine। अच्छा, rule of answer ये याद रखना, if you have started with your question number 1, तो हो सके तो 1A 1B 1C 1D 1E ऐसे आंसर करना है। डोंट आंसर, अभी जैसे इफ आई स्टार्ट विद 2 आई आंसर B फर्स्ट एंड A, नहीं, 2A 2B ऐसा है। इफ यू बिगिन विद द मेन क्वेश्चन देन कीप द सब क्वेश्चंस टुगेदर इन ऑर्डर। समझा? गड़बड़ मत कर देना कि सर आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन 4B, देन आई राइट विथ क्वेश्चन 2A, देन आई राइट क्वेश्चन 5A, देन आई राइट क्वेश्चन 6B, देन आई राइट क्वेश्चन 2 का B। नहीं, ऐसा मत करना। If you start with the main question, please keep the sub questions together। So if you begin with any main question, so if you begin with any of the main question, but keep sub
questions in order and together. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इस पेपर में ये एक अदर रिक्वायरमेंट है कि जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो उसको फिर उसी लाइन में आंसर करना है, ABCDE या ए बी या A1 2 1 2. यू कैन नॉट स्टार्ट विद द सेकंड एंड गो विद द फर्स्ट, ये भी रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के पेपर ड्रू सॉल्व. 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं, क्योंकि केसेस चेंज होते जाते हैं. तो डू सॉल्व past 3 attempts paper and do this in the month of November. आपका दिसंबर अटेम्प्ट है, नवंबर में ये काम करना, आपको तभी थोड़ा ईज हो जाएगा. अभी तो आप सिर्फ इसकी ओवरव्यू और रीडिंग भी रखोगे, काफ़ी हो जाएगा. यू डोंट हैव टू लर्न दिस सब्जेक्ट. So the best part of this subject is you don't have to learn this. You just have to understand what is there in each case law. वही एक तरह का briefing वो 100 पेज की बुक में हम लोग वैसा बनाएंगे, so that we know something is there in each case laws. That's it. बाकी you don't have to learn the case laws anything. पर in the month of November एक बार सारे cases जो हमने क्लास में किए हैं और प्लस समथिंग लाइक पास पेपर्स का सॉल्यूशन करने की कोशिश करना. आराम से 15 नवंबर के बाद भी किया तो भी मैनेज हो जाए. Now another question. So do we need to carry some kind of other stuffs? Other stuffs जैसे, okay, yeah, you need to carry the other stuffs. Huh? Do carry. What are the other stuffs? The calculator. Okay, so ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो इज इट दैट वे? नो. जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी एंगल कैलकुलेटर कैरी करके रखना. इफ दे आस्क यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच हैज सम कैलकुलेशंस, एटलीस्ट रहेगा. टू कैरी योर स्केल्स, हेड नोट्स, केस नेम्स, मार्किंग करने का, अच्छे से अंडरलाइन करने का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू कैरी योर पेंसिल्स एंड इफ पॉसिबल कैरी डार्क पेंसिल्स. ओके. To carry your rubbers also. और pencils does wonder while reading the question. बहुत important चीज़ है. You can mark with the pencil. And do carry your pens for writing the paper you need. And हो सके तो एक ही कंपनी का एक ही कलर का पेन रखना. Don't carry multiple pens. Allowed नहीं है. Okay? And etc. Because now you are matured enough to understand what you have to carry. So ठीक है, वो उसके हिसाब से. And can we carry stencils or something like this? वो आता है ना, ऐसा स्टेंसिल जैसा बना रहता है जिसमें ऐसे बॉक्स बॉक्स बने रहते हैं, सी, या फिर रेक्टेंगल, और वी हैव सम काइंड ऑफ अदर बॉक्सेस, सर्कल. तो ऐसे स्टेंसिल अगर आप कैरी करना चाहो, येस यू कैन कैरी, नो इश्यूज फॉर दैट. तो इससे आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ बना के कुछ मार्क करना चाहो, अपने पेपर को अच्छा दिखाना चाहो, यू कैन डू इट. ओके, यू कैन डेफिनेटली डू इट. यू कैन कैरी दीज थिंग्स. ये आपके पेपर को अच्छा दिखा सकता है. नॉट इन एवरी क्वेश्चन बट सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस में उसका इंपॉर्टेंट क्रक्स, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ अलग से लिख के आपने सर्कल कर दिया, क्योंकि पेन एक ही कलर का है. तो आई कैन इम्प्रोवाइज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशंस. तो वो आप डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, फाइन. ओके, एंड लेट मी कम टू द 12th क्वेश्चन, जो काफी बच्चों ने पूछा था. सर, हाउ डू वी अप्रोच द पेपर? व्हाट शुड बी द टाइमिंग बेस्ड अप्रोच? टाइमिंग बेस्ड अप्रोच ऐसा रहता है, जनरली देखा गया है, क्वाइट वेरी ऑफन ऑब्जर्व्ड, दैट जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन होता है जनरली. So it takes almost like 2 side of pages to 3 side of pages just reading the case, and then you land up after 2 to 3 side reading questions क्या थे, अच्छा ये वाला था, ये वाला, you waste your lot of time over there. So instead of that, काफ़ी स्टूडेंट्स ने यही प्रैक्टिस की है और इसका फीडबैक भी अच्छा है
हमेशा क्वेश्चन में हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन ढूंढो एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर आपको लेट्स सपोज क्वेश्चन 2 इस समय दोनों आता है, ए एंड बी दोनों आता है, तो पहला वाला जो 1 घंटा है 1 आवर, आपको हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन ढूंढने। लेट्स सपोज क्वेश्चन 2 के बाद डायरेक्टली आपको क्वेश्चन 6 आ रहा है, यू नो द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6, राइट डाउन। जैसे क्वेश्चन 2 पढ़ा, यू नो ए एंड बी, राइट डाउन। देन यू रीड क्वेश्चन 6, ए एंड बी, राइट डाउन। देन यू नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी बोथ, राइट डाउन। पहला 1 घंटा हाई मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देना। सेकेंड 1 घंटा, जैसे ही दूसरा घंटा लगा, प्लीज सी टू इट दैट यू आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1, द मेन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 1 आवर इसके पास जाएगा क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 1 घंटा पूरा लेता ही है, पूरा लेता है। तो फर्स्ट कलेक्ट योर मार्क्स, देन यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज अ मेन क्वेश्चन। यू कैन लीव इट, इट्स 40 मार्क्स, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो दो। बाई चांस इफ यू डोंट नो द आंसर, ठीक है, उतना साइड एक पेज का छोड़ के नेक्स्ट पेज पे जाके आंसर लिखो, बट यू हैव टू आंसर दैट। 40 मार्क्स का है, एंड रिमेनिंग 1 आवर्स फिर आपके पास जो बच गए हैं उसको सॉल्व करो। रिमेनिंग 1, हाँ, जो बच गए हैं उसको सॉल्व करो, ठीक है। इफ पॉसिबल, इफ यू कैन कंप्लीट योर paper, hats off, you have done a fabulous job. The chance of your passing has suddenly jumped up. You will be passing, ऐसा suddenly हो गया है, because आपने वो dedication से कर दिया। लेकिन yes, अगर आपसे कुछ छूट गया, still you have a good chance of passing, because आपने high marks वाले questions tackle कर लिए थे और उसको clear करने में आपने help कर लिया था, तो then you have a real good chance that you will be clearing your subject, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट दिस लेवल अभी किसी को कोई डाउट है, क्योंकि बाद में पढ़ते पढ़ते भी आएंगे, लेकिन अभी किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आई हैव फेस्ड इनिशियली फ्रॉम द प्रीवियस बैचेस ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, तो वो मैंने सिंक्रोनाइज करके रख लिया था अपने पास। लेंथ ऑफ आंसर्स इट इज लाइक दिस, सी 10 मार्क का होगा तो कम से कम 2 साइड्स लिखने हैं, 10 से कम का तो आ ही नहीं रहा है, तो 10 मार्क का होगा तो 2 साइड, 12 मार्क का होगा तो 2 साइड, 2 साइड से कम तो आपका जाएगा ही नहीं, बिकॉज द फैक्ट्स ऑफ द केस यू विल बी डिस्कसिंग द लीगल प्रिंसिपल, द डिसीजंस, द कंक्लूजन, सीधा 2 साइड ले जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज ये भी क्लियर कर दूं, इफ अ फैक्ट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, यूज द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड देन गिव योर डिसीजन एंड आंसर। चलो वो भी बता देता हूं, that is facts as given in question paper, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आपको फैक्ट्स देंगे, देन राइट द डिसीजन, सॉरी, देन राइट द केस नेम, केस नेम ये आप अपने नोट से लोगे, देन राइट द डिसीजन इन द केस, ये भी आप अपने नोट से लोगे, एंड देन राइट आइदर कंक्लूजन, उसको कई लोग बोलते हैं, कई लोग उसको इन्फ्रेंस बोलते हैं, ओके, दैट इज you refrain from and fish, ठीक है। सो पर्टिकुलर केस, अभी जैसे इफ आई आस्क यू अ केस नेम समथिंग लाइक दैट इज एक कंपनी का डायरेक्टर था, चेयरमैन था, अचानक से उसको निकाल दिया गया और वो इस बात को चैलेंज कर रहा है, और उसको डायरेक्टरशिप से भी निकाल दिया गया, वो इस बात को भी चैलेंज कर रहा है, और उसको निकालने के बाद उसकी शेयर होल्डिंग कम होने की वजह से एनसीएलटी उसके केस को एडमिट नहीं कर रही है। व्हाट डू यू एडवाइस टू दैट काइंड ऑफ डायरेक्टर? then it clicks like a light bulb in your head. I think it's a Tata Sons and Cyrus Mistry case. So you took the facts from the question, name of Tata and Cyrus Mistry case, then you give the decision what has happened in Tata and Cyrus Mistry case, and then the
क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर उसका कंक्लूजन लिख रहे हो। समझा? समझा? क्योंकि मैं इधर ही क्लियर कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में बहुत टाइम आते हैं, तो ये सब इसलिए लिख के रख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर में, नवंबर में, ये वापस देखना, तो देन इट विल क्लिक यू, हाँ सर ने ये बताया था, ऐसे किया था। ओके, और ये पार्ट होते होते ही दो साइड जाएगा ही जाएगा, आराम से जाएगा। अगर 5 मार्क का भी हो तो एक साइड पूरा भर ही जाता है आराम से। Got it? So this is the paper where you actually take supplements. हाँ बोलो तुम। They will ask you question, उसके हिसाब से फैक्ट्स चेंज करते रहना। ठीक है? Once I complete some part, I will show you the question paper also, so आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू टेक क्लास नोट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स तो आप क्लास नोट्स लेके चले जाओ, मॉड्यूल मत लेके जाओ। ओके, मॉड्यूल में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मोर एंड लेस मॉड्यूल में एक ही बुक में सब कुछ है, बट इफ यू वांट टू टेक इट एडिशनल बुक्स यू कैन टेक इट, नो लिमिट्स ऑन द बुक्स। ओके, बट यू हैव टू टेक अ गुड बैग देन। एक एक बेंच छोड़ के बिठाते हैं बच्चों को। ओके, क्योंकि ये ग्रुप 3 के पेपर में काफी बच्चे आते ही नहीं है, कुछ आते हैं कुछ आते ही नहीं है, ऐसे ही। क्लियर? ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? फाइन। सो यहाँ पे नाउ वी विल बी बिगनिंग विद दी पार्ट्स। सबसे पहले आज मैं कंपनी लॉ का पार्ट शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंसॉल्वेंसी का पार्ट लेता हूँ, क्योंकि इंसॉल्वेंसी आपका हो भी गया है काफ़ी, तो इंसॉल्वेंसी फिर समझ में आएगा। कंपनी लॉ का पार्ट आपको दिखाने के लिए किस तरह के केसेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इट्स वेरी सिंपल पार्ट। देन इंसॉल्वेंसी, देन आई गो टू सिक्योरिटी लॉज, जो एक पार्ट लेने का, और फिर उसके हिसाब से आगे के जो होंगे। ठीक है, तो कंपनी लॉ का पार्ट, कंपनी लॉ का पार्ट। So company law के part में starting with the company law cases and what has happened and when it has. कंपनी लॉ में पहला केस ही दिया है टाटा कंसल्टेंसी वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया था 26 मार्च 2021 को। क्लियर? और इसके ब्रीफ फैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें हमने अपने वैसे नोट्स में भी कर रखी है। दिस इज द नोट। तो टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री का केस कुछ ऐसे था कि NCLT upheld the action of removal of Cyrus Mistry, CPM chairman, from the post of the chairman and taken by Tata Sons. By this, ये इसका मतलब है Cyrus Palonji Mistry. Okay, Cyrus Palonji Mistry. CPM is that. Okay, so sorry for the short notes, short words. And NCLT on appeal turned down the decision of NCLT. Both the groups, that is Tata Sons and Tata Companies on one hand and SP Group on the other hand, challenged the decision of NCLT. In total, there were 15 appeals, 14 of which were on the Tata Sons side, assailing the order of NCLT entirety, and the remaining appeal is filed by the opposite Shapoorji Group, seeking more relief than what has been granted. तो केस का ब्रीफ अप ऐसा है कि टाटा के केस में साइरस मिस्त्री NCLT में हार गया था, NCLT में अपील में वो जीत गया था। अब दोनों ही पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। टाटा सन्स की अपील थी कि साइरस मिस्त्री का रिमूवल ठीक था, साइरस मिस्त्री की अपील थी कि उसको जितनी रिलीफ चाहिए थे वो नहीं दी गई है बाय NCLT। तो दोनों ही पार्टी ने अपील्स एंड काउंटर अपील्स फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पार्टी की अपील्स देखे, ऑलमोस्ट लाइक 15 अपील्स फॉर देयर, दोनों ही पार्टी के अपील्स को देख के ये डिसीजन दिया। The court decided in the favor of appellant Tata.
इसके साथ ये केस खत्म हुआ था। ठीक है, और इसके लीगल प्रिंसिपल्स एंड डिसीजन, तो आप ये देखना नोट्स में मैंने ऑलरेडी सब ये पूरा अरेंजमेंट वैसे ही कर रखा है। ये फैक्ट्स आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। दे मे गिव टाटा सन्स, दे मे स्टेट एनी अदर, ये जितना भी फैक्ट्स है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, डिसीजन और आपको केस का नाम लिखने का है, ये केस का नाम है, उसका साइटेशन के साथ लिखा हुआ है, सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो इन अपील नंबर सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, पूरा लिखा हुआ है। और डिसीजन ये था, और लीगल प्रिंसिपल्स क्या थे उस डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ। दो द टाटा सन्स इज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी of which majority shareholding is with the philanthropic trust. The majority shares are not individuals or corporate entities having deep pockets with the dividends and find their way if the company does well and declares the dividends. Okay? So Tata Sons एक philanthropic trust है, majority shareholders उसके individuals नहीं, corporate entities। और ऐसा नहीं है कि टाटा सन्स हर दैट इज टाटा के अंदर जो आने वाले ट्रस्ट में जो डिविडेंड्स है वो काफी हद तक फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए यूज होती है, लोगों को, सोसाइटीज को वापस दी जाती है। एंड द डिविडेंड्स दैट ट्रस्ट आर गेट टू फाइंड वाज अ वे इवेंचुअली द फुलफिलमेंट ऑफ द चैरिटेबल पर्पस। तो इन शॉर्ट कोर्ट बोल रहा है कि टाटा सन्स जो भी पैसा कमाता है वो एक्चुअली किसी के बेनिफिट्स के लिए खर्चा करता है, सोसाइटी को वापस देता है। ओके, and the finding of NCLT that the facts otherwise justify the winding up of the company, just an equitable clause, is completely flawed. NCLT ने बोला था कि हमको टाटा सन्स को वाइंड अप करना चाहिए, ये एब्सोल्युटली एब्सर्ड है, फ्लॉड है, ये फाइंडिंग ही अपने आप में मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी वर्स देन द डिसीज। ओके, द ऑब्जेक्ट शुड बी to put an end to the matters complained of and not to put an end to the company itself. Okay, forcing the interest of the stakeholders। मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत ही sarcastically स्टेटमेंट दे रहा है। क्या बोल रहा है कि देखो, कभी भी किसी को जब दवाई देते हैं तो दवाई का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हो रही तो पेशेंट ही खत्म कर दो। समझा? The object of remedy is not to provide anything which is worse than the disease itself। समझा? पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, अरे खत्म कर डालो ना, पेशेंट ही खत्म, दवाई ववाई। तो ये जो ऑब्जेक्ट एनसीएलटी ने ढूंढ के निकाला कि जो कंप्लेन की है उसके बजाय में ऐसी रिलीफ दो कि वो बेचारे सारे खत्म ही हो जाए, वाइंड अप कर दो कंपनी को, दैट रिलीफ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन लॉ। इट्स नॉट एन अ प्रॉपर रिलीफ इन लॉ। क्लियर? And the tribunal should always keep in mind the purpose for which the remedies are made available under the provisions before granting the relief or issuing direction। तो एनसीएलटी के जज ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि कंपनी को वाइंड अप करने का मतलब क्या, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ओके, and the affirmative voting rights of the nominees of the institution which hold majority of the shares in the company have been accepted as a global norm। तो एक पॉइंट ये भी उठा था कि सर ये जो नॉमिनीज है इन्होंने वोट करते हुए दैट इज कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो वोटिंग राइट्स है क्या वो सही है? आर्टिकल 104B ये वाला, क्या वो सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह के वोटिंग नॉर्म्स ग्लोबली चलते हैं और इट इज एक्सेप्टेबल कि वर्ड मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स विल डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। So then NCLT should have not have sit on the decision and say, how can the majority decide? So as a matter of fact, affirmative voting rights by Article 121 confers only a limited right on the directors appointed by the trust. Okay? और क्योंकि decision by majority है, तो as such trust का right अपने आप में limited है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट अकेला मेजॉरिटी नहीं है, दूसरों ने भी मिलकर डिसीजन लिया था कि साइरस मिस्त्री को निकालना चाहिए एज अ पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर। तो ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टाटा सन्स का नहीं है, ये डिसीजन पूरे ग्रुप का टुगेदर है। And the court held all the questions of law were liable to be answered in the favor of appellants Tata Group, and the appeals which is filed by Tata Group are liable to be allowed, and appeal filed by SPA is liable to be dismissed। तो देखो इस तरह से कंक्लूजन आ गया। अब अगर आपको यही केस दिया होता तो कंक्लूजन इसी से बन जाता, लेकिन अगर आपको कोई और केस दिया होगा तो आप सूटेबली कंक्लूजन उसके हिसाब से लिखने का।
ठीक है, तो केस लिखने का पैटर्न ऐसा ही है, बिल्कुल वैसे ही रखने का है। एग्जाम का क्वेश्चन लेना, डिसीजन, पूरा केस का नाम लिखना, लीगल प्रिंसिपल क्या थे उस केस में, और आपका कंक्लूजन क्या है। बाय द वे ये केस का डिटेल पार्ट आपको पेज के एंड पे मिलेगा। पूरा टाटा सन्स का डिटेल डिस्कशन इस बुक में कर रखा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और ये ये जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो ये था, ठीक है। बाकी इसके बाद जो दूसरा केस जो आपने मॉड्यूल में दिया है वो ये है। तो इतने बड़े केस को हमने समराइज करके इतना किया हुआ है, तो एग्जाम में उतना ही समराइज करके लिखने का है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होगा टू कंप्लीट द कंप्लीट पेपर, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। अरुण कुमार, अच्छा बाय द वे हमने अभी जो कंप्लीट किया है वो टाटा सन्स का केस था, वो मैं नोट्स में लिख देता हूँ। यहाँ पे आप चाहिए तो लिख सकते हो केस 1, कंपनी लॉ का केस 1, ठीक है। बाद में 100 पेजेस की बुक के अंदर पीछे की तरफ लिखते जाना, कंपनी लॉ केस 1 टाटा सन्स केस, कंपनी लॉ केस 2 सो इन सो, केस 2, और वो कौन से पेज पे है वो लिख के रखना अपने पास, क्योंकि इंडेक्स बनाने का काम तुम खुद करो तो याद रहेगा कौन सा क्वेश्चन किधर था, ठीक है। केस नंबर 2, अरुण कुमार जगतारा वर्सेस जिंदल पावर केस, ये मॉडल में भी सेकंड केस है, अरुण कुमार जगतारा वर्सेस जिंदल पावर केस, ओके। ये केस बेसिकली कंपनी लॉ और आईबीसी के प्रोविजंस के बेसिस पे उठा हुआ था। क्या केस था, चलो तो जो फैक्ट्स अगर अपने को यही दिए हैं, इसी क्वेश्चन में दिए हैं। By this judgment on 24th October, NCLAT held that a person who is ineligible under 29A to submit a resolution plan is also barred from proposing the scheme of compromise and arrangement under 230 of the Companies Act. The judgment was rendered in appeal and filed by Jindal Power Steel as an unsecured creditor of the corporate debtor, Gujarat NRE Coke Limited. The appeal was preferred against the order passed by the NCLT in application so-and-so of 232 preferred by Arun Kumar Jagatramka, who is a promoter of GNCL. So, NCLT has allowed the application and issued directions for convening the meeting of shareholders and creditors. In the decision of 24th October 2020, NCLT defers the decision and allowed the appeal. Okay, the decision is so-and-so. चैलेंजिंग द अपील बिफोर, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। और हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक कंपनी है जिसका नाम है गुजरात, ये वाला, इसका ब्रीफ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से समझाता हूँ, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही डिटेल क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से समझाता हूँ कि गुजरात एनआरई कोक है जो कॉर्पोरेट डेटर है, गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड है जो कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है। और गुजरात एनआरई कोक का हो गया है CIRP, उसमें जिंदल पावर स्टील वालों ने बिड किया था, लेकिन उनको इनएलिजिबल करके बोल दिया गया कि सर आप इनएलिजिबल हो, आप बिड नहीं कर सकते। अब जिंदल पावर स्टील ने क्या प्रपोज किया कि गुजरात एनआरई और जिंदल पावर का मर्जर अमालगमेशन होने दो, जिंदल पावर विल टेक ओवर अंडर द कंपनी लॉ, ओके। ये एग्रीमेंट हो गया। एनसीएलटी ने शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की मीटिंग अलाउ कर दी कि यस मर्जर कैन हैपन बिकॉज मर्जर इज इन कंपनीज एक्ट, आईबीसी का प्रोविजन इज इन आईबीसी, तो बोथ आर डिफरेंट। एनसीएलटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने इस डिसीजन को रिवर्स करते हुए बोला हाउ कैन दैट बी अलाउड, अगर एक पर्सन इनएलिजिबल है तो वो मर्ज कैसे कर सकता है। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड के डायरेक्टर ने, प्रमोटर डायरेक्टर ने इस बात को चैलेंज किया है कि एनसीएलटी का डिसीजन गलत है, हम मर्जर कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या एक कंपनी जो ऑलरेडी इनएलिजिबल है अंडर 29A मर्जर अमालगमेशन करके उस दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर सकती है। समझा, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अ पर्सन इनएलिजिबल अंडर to submit a resolution plan, can he submit a plan of compromise and arrangement? That was the question. Okay, उसमें क्या हुआ decisions? Well, let's see. The court decided and settled the principle below. क्या क्या चीजें डिसाइड की गई थी।
So let's understand that. The purpose of ineligibility of 29A is to achieve a sustainable revival and ensure that the person who is the cause of the problem, either by design or by a default, cannot be the part of process of solution. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जिसकी वजह से कंपनी की हालत ऐसी हुई है, तो उसको एलिजिबल कैसे किया जा सकता है? दैट इज, उसको ये कैसे बोला जा सकता है कि ओके, यू कैन क्योर द कंपनीज डिजीज व्हेन यू आर योरसेल्फ अ डिजीज टू द कंपनी? The 29A must be noted encompasses not only the conduct in relation to the corporate debtor but in relation to other companies as well. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 29A का जो कंडक्ट और 29A का जो नेचर है, वो उसका पूरा डिजाइन ऐसा है कि वो सिर्फ आईबीसी के प्रोविजंस को ही कवर नहीं करता, वो कंपनी लॉ और दूसरे डिजाइनिंग वाले कंपनीज को भी कवर कर लेता है. तो the consequence of the approval of the scheme of revival or compromise and its sanction under subsection 6 is that the scheme attains a binding character on the stakeholders, including the liquidator who has been appointed by IBC. कल को अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अप्रूव होती है तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को बाइंड करेगा, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर. तो आप कर क्या रहे हो? आप कंपनी लॉ के प्रोविजन को आईबीसी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इनडायरेक्ट अप्रोच ले रहे हो. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं चल सकता, क्योंकि इनडायरेक्टली आप आईबीसी के प्रोविजंस को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो. नहीं चल सकता. दोनों सेक्शंस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन चाहिए. हाँ, ये रहा. The harmonious construction between two statutes as to ensure that while on one hand the scheme of compromise and arrangement is being pursued, this takes place in the manner which is consistent with the underlying principles of IBC, and the scheme is proposed in respect of an entity which is undergoing liquidation. As such, the company has been protected from its management and corporate debt. It would lead to manifest to absurdity if very person who is ineligible in submitting a resolution plan, participating in the sale of the assets of the company in liquidation, or participating in the sale of the corporate debtor as a going concern are somehow permitted to propose compromise and arrangement. ये बोला कि जो लोग, देखो पूरा आइडिया 230 का क्या है? पूरा आइडिया 230 का ऐसा होता है कि हमें हमें कंपनी को रिवाइव करना है, हमें कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, हमें कंपनी को चलाना है. अब जब पूरा आइडिया कंपनी लॉ का ये है कि कोई भी चीज जो कंसिस्टेंटली कंपनी के ऑब्जेक्टिव और उसके मैनेजमेंट के साथ मीट करती जाए वो बराबर है, लेकिन जिसके वजह से ही कंपनी की डेथ हो जाए उसी पर्सन को आप पूरी तरह अलाउ करो कि ओके नाउ यू टेक ओवर द कंपनी बाय किलिंग द कंपनी. नहीं, देन इट इज एन एब्सर्डिटी. नहीं तो फिर ये तो तरीका अच्छा हो गया कि आप 10,000 करोड़ का लोन लो कंपनी के नाम पे, कंपनी को बंद कर दो और फिर दूसरी कंपनी से इसी का टेक ओवर कर दो और 2,000 करोड़ लोगों को वापस कर दो, 8,000 करोड़ आपका प्रॉफिट्स. तो ये प्रोसेस नहीं चल सकता, इंक्लूडिंग कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में भी, क्योंकि उसमें भी तुम यही स्कीम देने वाले हो. In that case, the court held that the prohibition placed by the Parliament under 29A and 35(1)(f) of IBC must attach to the scheme of compromise and arrangement of 230 also. तो ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि जो चीज आईबीसी ने डाली है वो कंपनी लॉ के प्रोविजंस को भी एप्लीकेबल होगी. समझा केस? कंपनी लॉ के प्रोविजंस को भी एप्लीकेबल होगी. तो याद रखना केस नंबर 2 अरुण कुमार जगतरमका वर्सेस जिंदल स्टील केस है. ओके, और उसका ब्रीफ फैक्ट्स इतना ही है कि वेदर दैट इज केस 2 केस 1 तो टाटा वर्सेस साइरस का केस था. टाटा वर्सेस साइरस. and case 2 Arun Kumar Jagat Ramka Jindal Steel.
जिसको याद रखना है, दैट where a person ineligible the section 29A of IBC cannot propose scheme of compromise and arrangement under section 230 of company। यहाँ पे पेज नंबर लिख लेना, यहाँ पे ठीक है। चलो, दैट वाज अरुण कुमार जगतराम का केस। तो इतना ही याद रखने का कि अरुण कुमार केस इज फेमस फॉर इनएलिजिबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू फाइन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। Got it? नेक्स्ट केस क्या था? नेक्स्ट केस था ब्रीलो टेक्नोलॉजीज का केस। एज यू कैन सी फैक्ट्स काफी बड़े बड़े देते हैं लोग, ठीक है। केस कुछ इस तरीके से हुआ था, चलो मैं इधर से ही समझाता हूँ। The board of directors of the company resolved to reduce the equity share capital by reducing 89,52,637 equity shares of one each from non-promoter equity holders for a consideration of 5,61,33,034, being 89 lakhs equity shares of one each with a premium of 5.27 per share paid out of the securities premium account. Okay. The securities account of 15 lakhs 24,081 15 crores 24 lakhs 81,955 was accordingly reduced to 10 crores 53 lakhs 01,558. Thereafter, extraordinary general meeting was held on 4th February 2019, wherein by a special resolution duly passed in accordance with 66, read with 144 of the Act, 100% members voted in the favor of resolution of reduction of capital। ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो आपका हो चुका है। होप इतना आपको समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग इन द केस कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हुए रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है। क्लियर सो फार? फिर क्वेश्चन आगे देता है, NCLT observed no objections have been received from creditors. Consent affidavits on their behalf have not been produced. Okay. Learned Tribunal held that Section 52(2) of the Act, securities premium account may only be used for specifically provided purpose in 52(2). Selective reduction in equity capital to a particular group involving a non-promoter shareholders and bringing the company as a wholly owned subsidiary of its current holding company, and also return of excess capital to them. Okay, and this arrangement between the company and shareholders is not covered in 66 of the Act. अब NCLT ने इस कंपनी के एप्लीकेशन पे कंपनी के गाल पे चाटा मारा। क्या बोला? बोला देखो, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्शन क्रेडिटर्स से नहीं आया, तुम ये बोलते हो, मानता हूं, लेकिन कोई भी क्रेडिटर ने कंसेंट एफिडेविट तो दिया ही नहीं। मतलब ये भी नहीं है कि कंसेंट भी आया हो कि सारे क्रेडिटर्स ने हाँ बोला, ऐसा कोई कंसेंट नहीं आया। पहली बात। दूसरी बात, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज उसी पर्पस के लिए कर सकते हो जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में लिखा है, आप बाकी सब के लिए यूज नहीं कर सकते, बराबर। तो 52(2) में जो लिखा है उसी के लिए यूज हो सकते हैं। और तीसरी बात,
आप यूज करके भी सारा कैपिटल रिड्यूस नहीं करो, सिलेक्टिवली नॉन प्रमोटर्स वाले कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर ये नॉन प्रमोटर्स वाली लाइन है, इसको रिड्यूस करके आप इतना कर दोगे तो प्रमोटर्स वाली लाइन लंबी हो जाएगी और कंपनी आपकी सब्सिडरी हो जाएगी। इट विल बी अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द करंट कंपनी। बिकॉज आप बाहर वालों को कम कर दोगे तो आपकी होल्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ गई, तो कंपनी आपकी सब्सिडरी हो जाएगी। ऐसी स्कीम सेक्शन 66 में अप्रूव नहीं की जा सकती, रादर ऐसी स्कीम मर्जर अमालगमेशन में जानी चाहिए, ऐसा जज ने बोला। इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 230 232। समझा? ऐसी स्कीम मर्जर अमालगमेशन, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वर्ड यूज होता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में आनी चाहिए। ऐसी स्कीम इधर अप्रूव नहीं की जा सकती। क्लियर? वेर इन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट between company and its creditor or class of them, or between company and its member or class of them is permissible. Company failed to make out the case of 66 and thus the petition is dismissed with the liberty to file appropriate application. तो एनसीएलटी ने बोला कि ये एक कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का केस है, ना कि ये 66 का केस है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल में आप सिलेक्टिव रिडक्शन और वो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट आप कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वाले पार्ट में आइए। आप गलत जगह गलत अप्रोच ले रहे हो, सॉरी। हाँ, हम आपको एक लिबर्टी देते हैं, आप सही जगह सही अप्रोच लेके सही एप्लीकेशन लेके आइए। अब हुआ क्या, कंपनी इस बात से भड़की। इस केस में कंपनी इस बात से भड़की। यहां पे अपील फाइल करने वाली पार्ट कंपनी है, दैट इज अपील फाइल हुई है एनसीएलटी में। एनसीएलटी के सामने ये जजमेंट गया है। ब्रिलो टेक्नोलॉजीज ने आरओसी के अगेंस्ट अपील फाइल की है बिकॉज द पार्टी बिकम्स आरओसी एंड अनदर इज द नेशनल कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल। बराबर। एनसीएलटी में जब अपील की, एनसीएलटी ने क्या बोला? एनसीएलटी, यहां पे एनसीएलटी है, कोर्ट लिख दिया, एनसीएलटी डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ एप्पल एंड ब्रिलो। उन्होंने क्या बोला? that there is no law that the company can reduce its capital only to reduce any kind of accumulated loss. With the aforesaid, it cannot be said that the appellant company has not given a genuine reason for reduction of capital. एनसीएलटी ने बोला देखो, ऐसा कोई कानून नहीं है कि कंपनी को लॉस होना चाहिए तो ही कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकती है। ओके अपने एक्यूमुलेटेड लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में, यानी सेक्शन 52 के लिमिटेशंस का पॉइंट ये नहीं है कि आप कंपनी के अंदर रिडक्शन ऑफ कैपिटल वहां से डाल नहीं सकते। सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए यूज किया जा सकता है। ओके और अगर यूज किया जा सकता है तो कंपनी का रीजन अपने आप में जेन्युइन है कि वो इस तरह से रिड्यूस करना चाहती है। दूसरी बात, क्रेडिटर्स वगैरह को नोटिस दिया गया था। आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस, नो रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स विद इन 3 months। ओके तो ये 1-2 की बनी, पूरे 3 महीने तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, किसी क्रेडिटर का कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया। एंड एज पर प्रोवाइजो ऑफ 62, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू डिडक्शन। और प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन नहीं लेते तो देन देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू द रिडक्शन, और किसी ने भी नहीं लिया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट टू नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स ऑल्सो। एनसीएलटी ने बोला कि ये जो आप बोल रहे हो कि नॉन प्रमोटर्स रिड्यूस नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। यू कैन बी सिलेक्टिव इन योर रिडक्शन ऑल्सो। और ये केस एक लौता नहीं है, इसके पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे आप सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हो। तो यू कैन बी सिलेक्टिव इन योर रिडक्शन ऑल्सो, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हो उसके लिए। यहां पे द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डिसाइडेड टू रिड्यूस द कैपिटल। द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी इज टू प्रिवेल। एनसीएलटी ने बोला शेयर होल्डर्स ने कोई आर्टिकल्स के बाहर या लॉ के बाहर डिसीजन नहीं लिया है, उन्होंने 66 को कंप्लाई किया है, तो डेफिनेटली उनको वो रिडक्शन का प्रिविलेज मिलना चाहिए। क्लियर? It is also their right to reduce the manner in which the shareholding is to be reduced, and they can decide on the target of a particular group. Okay?
तो ये उनका हक है, शेयर होल्डर्स का हक। अगर कंपनी के कैपिटल को बढ़ाना भी है तो शेयर होल्डर्स का हक कंपनी के कैपिटल को रिड्यूस करना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दे कैन टारगेट उनको किनका कैपिटल रिड्यूस करना है। यू कैन नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड ओपिनियन, मतलब किनका कैपिटल रिड्यूस करना और कितना रखना है वो खुद वो डिसाइड करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट इज टू बी सीन इट इज नॉट विद अ मैलिफाइड और अनफेयर मोटिव। बस एनसीएलटी को ये देखना था कि क्या ये अनफेयर खेल रहे हैं, क्या ये अल्टीरियर मोटिव्स के साथ चल रहे हैं। पर इस केस में कहीं पे भी ऐसा पाया नहीं गया। इन दैट केस द कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशन वाज मेंटेनेबल। ओके, so that was case 3. That was case 3. Remember case 3. Case 3 famously called as Brillo Technologies Private Limited. So this is a case of Brillo Technologies Private Limited. जहाँ पे याद रखना where selective reduction in capital, where selective reduction in capital from securities premium account, okay, from securities premium account by way of diluting non-promoter shareholders was approved. Approved under section 66 of company. पेज नंबर याद रखना। क्लियर केस? फाइन। तो ये ब्रिलो टेक्नोलॉजीज का केस था। देन नेक्स्ट केस विजय साई पोल्ट्रीज वर्सेस विमुलापल्ली। ठीक, यहाँ पे क्या था केस में? फ्रॉम हियर इटसेल्फ केस ऐसा था, that is NCLT Amravati bench passed an order whereby adjudicating authority allowed the application filed by the respondent, that is Vemulapalli, and directed the forensic audit be conducted by Vijay, that is the appellant, on 31st March 2004. Appellant has filed the instant appeal. यही है ना?
That was case 4. Case केस 4 में जो क्वेश्चन बन रहा था वो ऐसा था कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट था, तो वेदर फॉरेंसिक ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, दैट इज विजय साई प्रॉपर्टीज का केस था ये। उसमें क्वेश्चन ये था कि इन केसेस ऑफ ऑपरेशन और लिख रहा हूँ in cases of oppression or mismanagement. In cases of operation mismanagement, whether forensic audit order of NCLT is justifiable. ये क्वेश्चन उठा था। ओके, तो इस केस में कंपनी ने इस फैक्ट के हिसाब से एनसीएलटी में अपील फाइल की थी। दैट इज एनसीएलटी ने बोला देयर हैज टू बी फोरेंसिक ऑडिट। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस था, जिस केस में एनसीएलटी ने फॉरेंसिक ऑडिट बोल दिया, गो फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर, और उसके हिसाब से कंपनी दे वेंट इन अपील टू एनसीएलटी। ऑडिट, क्योंकि अगर फॉरेंसिक ऑडिट अलाउ किया तो फिर इम्प्लीकेशंस जो होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उठा था। उसका आंसर देखो केस में ऐसा है, यहाँ पे एनसीएलटी हैज हेल्ड, ये डिसीजन एनसीएलटी का था। इट इज NCLT. They held in the favor of appellant Vijaya. There is nothing in the order to justify the directions for conducting the forensic audit of accounts, and that too for more than 15 years. बाप रे, 15 साल का फोरेंसिक ऑडिट, 8 साल से ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं रखते, हम 15 साल का फोरेंसिक ऑडिट करेंगे। The adjudicating authority must record reasons in support of such conclusions. The impugned order, no reasons are mentioned for such directions. The order is cryptic, non-speaking, and therefore cannot be sustained. तो क्लियरली बोल दिया इस केस में that forensic audit cannot be ordered in every such case, and the NCLT has not recorded reason, so the order of forensic audit cannot be sustained. तो इसका क्रक्स ये था the order of forensic audit is not sustainable. Okay? The order of forensic audit is not sustainable. पेज नंबर याद रखना। Clear? That was the case. तो छोटा केस था, सिंपल केस था, बस फॉरेंसिक ऑडिट का एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ था। ठीक है, अब एक थोड़ा बड़ा वाला केस, दैट इज केस नंबर 5।
कैलेडोनिया वाला, लेकिन इसमें भी पूरा वही दिया हुआ। पूरा ही, ठीक है। तो केस क्या था? केस ऐसे था कि on the winding up order of Mr. Girdhar Trading Company, the second respondent herein, High Court of Allahabad, they passed a winding up order against the first respondent and appointed official liquidator. First respondent paid the entire amount due to the petitioner creditor, that is the second respondent, along with the cost. However, the company court kept the winding up order in abeyance, directing official liquidator to continue to be in the custody of assets of the company. Okay. While things stood thus, the appellant, claiming to be the direct creditor of the first respondent, filed an application before the NCLT, and it moved an application before the company court seeking a transfer of winding up petition to NCLT, Allahabad. This application was rejected by the company court on the sole ground that the requirement of Rule 24 has already been complied with and winding up order has already been passed. It is against the order of the High Court and refusing the transfer of winding up proceedings from the company court to NCLT that the financial creditor has come up with the civil appeal. तो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और उन्होंने क्या बोला, क्या हुआ? वेल, केस कुछ ऐसा है, कैलेडोनिया जूट फाइबर्स केस ना, केस नंबर 5। केस के ब्रीफिंग्स ऐसे हैं कि कंपनी का क्रेडिटर गिरधारी ट्रेडिंग कंपनी है। गिरधारी ट्रेडिंग कंपनी है, ये एक क्रेडिटर है और इस क्रेडिटर ने कंपनी के अगेंस्ट ओके वाइंडिंग अप का ऑर्डर लिया है। फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। ठीक है। बाकी कंपनी का दूसरा क्रेडिटर भी है, लेट्स से इनका दूसरा क्रेडिटर था एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस निर्मन कंपनी। ये भी एक क्रेडिटर था। ठीक है। अब कंपनी गिरधारी ट्रेडिंग कंपनी के केस में हुआ क्या कि यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया था। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया था। ठीक है। और जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिरधारी ट्रेडिंग कंपनी का जो भी आउटस्टैंडिंग था वो पे ऑफ कर दिया। गिरधारी ट्रेडिंग कंपनी, ओके, इसको दे पेड ऑफ विथ कॉस्ट, तो इनका पेमेंट हो गया। मैटर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही था। हाई कोर्ट ने केस खत्म करने के बजाय वाइंडिंग अप ऑर्डर को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे दिया। दे कंटिन्यूड विद द वाइंडिंग अप। अब क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है तो लेट्स कंटिन्यू एंड लिक्विडेटर डिसाइड करेगा। क्लियर?
अभी कैलेडोनिया का, कंपनी का नाम कैलेडोनिया था, तो कैलेडोनिया का जो फाइनेंशियल क्रेडिटर था एफसी, दैट इज एक्सिस निर्मन वाला, उन्होंने एप्लीकेशन मूव की टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने एप्लीकेशन मूव की टू हाई कोर्ट इलाहाबाद। ठीक, और एप्लीकेशन में क्या बोला कि सर हमारा एनसीएलटी में हमने केस फाइल किया है, बिकॉज तब जब तक ये एप्लीकेशन मूव की थी तब तक कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा था, और 15th ऑफ दिसंबर 2016 को, इस दिन को आईबीसी पिक्चर में आ गया था। ओके, आईबीसी पिक्चर में आ गया था। सो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये जो केस आपका चल रहा है, दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड, दैट इज मूव टू एनसीएलटी का एप्लीकेशन का, मूव टू एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल ही देगा। ठीक है, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट को ये बात पसंद नहीं आई, हाई कोर्ट को ये बात पसंद नहीं आई। एज अ रिजल्ट हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद they objected and passed an order that winding up is already started. Objected transfer and passed order that winding up already started. तो इस केस में ऑलरेडी वाइंडिंग अप शुरू हो चुका है। अब कैलेडोनिया वालों ने इस बात को चैलेंज किया कि जब ये मैटर एनसीएलटी में जाना चाहिए था, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू एनसीएलटी, जज ऐसे ऑर्डर कैसे पास कर सकता है। ओके, तो कैलेडोनिया challenged in Supreme Court the order of Allahabad High Court। उन्होंने चैलेंज किया कि जब ये ऑर्डर वहां पे जाना चाहिए था तो यहाँ पे कैसे चल सकता है। ओके, तो अब क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि इज एनसीएलटी अ राइटफुल फोरम टू डिसाइड फॉर वाइंडिंग अप और नॉट। द क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था, दैट is NCLT a rightful forum to decide upon winding up or not? Got it? So that was a question of law which has to be answered. अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या दिया, क्या आंसर दिया होगा इसका। okay? That's what we have to understand. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसका आंसर ऐसे दिया The court decided in favor of appellant Caledonia. If any creditor is aggrieved by any decision of the official liquidator, he is entitled under 1956 Act to challenge the same before the company court. अच्छा, हाई कोर्ट को कंपनी कोर्ट बोलते थे उस टाइम पे, बिकॉज हाई कोर्ट में कंपनी कोर्ट का डिवीजन होता था, कंपनी कोर्ट। एंड वंस ही डज दैट ही बिकम्स अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स इवन बाय द प्लेन लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी क्रेडिटर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेगा एज पर 1956, सो ही वॉज डीम्ड टू बी द पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स
by the mere plain language of that section itself. Okay, and consequently, the object of IBC will be stultified if the parallel proceedings are allowed in different fora, and if Allahabad High Court is allowed to proceed with the winding up and NCLT is allowed to proceed with the inquiry into the application of section 7 of IBC. अब हुआ क्या है कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने एनसीएलटी मूव किया हुआ है, एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से एनसीएलटी आगे बढ़ नहीं पा रही है. तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इधर हाई कोर्ट है, इधर एनसीएलटी है, दोनों ही सेम कंपनी के लिए, कैलेडोनिया दोनों ही सेम कंपनी के लिए वाइंडिंग अप का ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर मैं इसको केस अलाउ कर दूं तो इसका तो पूरा का पूरा प्रोसेस और लॉ अपने आप में खत्म, बराबर, क्योंकि सेक्शन 7 आईबीसी हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट, और इसको अलाउ करूंगा तो फिर आईबीसी ही ओवरराइडिंग हो जाएगा, और ऐसा डिसीजन आईबीसी के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज देन इट कैन बिकम अ प्रेसिडेंट. तो इन दैट केस द petitioner is entitled to seek a transfer of pending for winding up against the first respondent to NCLT. पेटिशनर वाइंडिंग अप ले सकता है और ट्रांसफर ले सकता है एनसीएलटी में. So the appeal is allowed and the impugned order is set aside and the proceedings of the winding up is against the first respondent is ordered to be transferred. तो जो कंपनी के खिलाफ का केस है, कैलेडोनिया सो एंड सो कंपनी के खिलाफ, that can be moved to NCLT. So this was a judgment by Supreme Court. This was a judgment by Supreme Court. The Supreme Court held that winding up against company can be moved from High Court Allahabad to NCLT, which is rightful. Okay, so this winding up can be moved to NCLT because NCLT will be the rightful fora. NCLT will be the सही चीज NCLT में ही हो सकती है, बिकॉज वहीं पे इसका डिसीजन हो सकता है. अब समझ में आया पूरा केस क्या था, किसने केस फाइल किया था, उसका तो पेमेंट भी हो गया, और बाकी ये केस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ चलता रहा. क्लियर सबको? सो एक बड़ा केस था, ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे केसेस भी आते. और इसके बाद का कौन सा केस आया, बाद का केस, ये केस था आशीष ओलालपुरिया वाला केस. ठीक है, आशीष ओलालपुरिया का केस क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेट्स सी.